हेलो एवरीबॉडी, सो दिस इज़ मीनाक्षी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 साइंस का नई बुक क्यूरियोसिटी, जिसका चैप्टर नंबर 5 है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। सो हम इस चैप्टर में फोर्सेस के बारे में एक्सप्लोर कुछ करेंगे और फोर्सेस के बारे में चढ़ेंगे, तो मतलब जानेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ तो शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, सो ये है हमारा पार्ट 1 साइंस का चैप्टर 5। तो शुरू करते हैं चैप्टर की रीडिंग, प्लस में इसके हम जानेंगे भी कि क्या है इस चैप्टर में, ठीक है? सो इट वाज अ विंडी डे। सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग, यानी कि एक विंडी डे था, ठीक है? और सोनाली और जो रागिनी थी ना, वो बहुत एक्साइटेड थे साइकिलिंग करने के लिए। देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगिन, यानी कि जो उनके समर वेकेशंस थे वो जस्ट बिगिन हुए थे, यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ही उनके जो समर वेकेशंस है शुरू हुए थे। एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड देयर विलेजेस, यानी कि उनको एक्सप्लोर, वो मतलब चाहते थे कि उनको एक्सप्लोर करना है ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स अराउंड देयर विलेजेस, यानी कि उनके जो विलेजेस के पास ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स जो हैं उनको उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना था उन समर वेकेशंस में। आफ्टर पंपिंग एयर इनटू देयर बाईसाइकिल टायर्स, यानी कि उनके टायर्स में हवा भर के, जब हम साइकिल चलाते तो कभी कभार हवा कम हो जाती है टायर्स में, तो जब हवा को पंप करके दे सेट ऑफ, यानी कि उसको साइड में रख के एज दे रोड थ्रू द विलेज, यानी कि जैसे ही उन्होंने विलेज से साइकिल चलाना शुरू किया, द विंड रशेस पास्ट देम, ओ नो द विंड इज़ पुशिंग मी हार्ड, यानी कि जो विंड है ना वो बहुत तेज़ चलने लग गई, ठीक है? एकदम तेज़। तो वो बोलती है ओ नो, जो विंड है ना मेरे को पीछे खींच रही है, मेरे को पुश कर रही है, ठीक है? और मेरे को हार्ड मुसीबत हो रही है, ठीक है? सेड रागिनी कहती है। स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, यानी कि जो सोनाली है वो उस तरह से बोलती है हम तो विंड के अगेंस्ट राइड कर रहे हैं, यानी कि विंड इस डायरेक्शन में जा रही है और वो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है? साइकिल को मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है? उसके बाद में वी मस्ट पुश और पेडल्स हार्डर टू मूव फास्टर, यानी कि जो साइकिल के पेडल्स होते हैं उनसे जब हम चलाते हैं तभी हमारी साइकिल चलती है। तो जो पेडल्स होते हैं साइकिल के, उनको जब हम चलाते हैं, मतलब हम जब उनको राउंड ऐसे जो साइकिल के पेडल्स होते हैं उनको जब हम चलाते हैं तभी हमारी साइकिल चलती है। तो वो बोल रही है, जो क्या कहते हैं सोनाली है, वो बोल रही है हमको हमारे पेडल्स को हार्डर चलाना होगा ताकि हम जल्दी, मतलब हार्डर पुश करना होगा ताकि हम जल्दी चल सकें, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं द राइड टुक देम अप अ लॉन्ग पाथ टू अ हिल टॉप, यानी कि उनकी जो राइड थी वो कर रहे थे वो उनको ले जाती कहाँ पे, एक लॉन्ग पाथ पे, जहाँ पर एक हिल टॉप, यानी कि एक हिल की चोटी पर, हिल के टॉप पर वहाँ पे उन्हें ले जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ where they found it hard to pedal, यानी कि कुछ पार्ट्स जो रोड के थे, जैसे कि हिल के टॉप पे मतलब वो साइकिलिंग कर रहे हैं, तो जो रोड होगी वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी रॉकी होगी, यानी कि एकदम प्लेन तो होगा नहीं सरफेस, थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा, रॉकी होगी, रफ होगी, ठीक है? तो उनको थोड़ा हार्ड हो रही थी पेडल को मारने में आगे, ठीक है? While other parts were smoother, यानी कि और जो कुछ पार्ट्स जो थे वो थोड़ा स्मूथ थे, ठीक है? When they reached the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw flashes of lightning at a distance, यानी कि जब उन्होंने देखा कि जब वो टॉप पर पहुंच गए थे, तो उन्होंने जब वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे तो उन्होंने थंडर, मतलब उन्होंने थंडर का महसूस किया, यानी कि तूफान आने वाला है। उन्होंने देखा कि जो लाइटनिंग है, यानी कि आसमानों में बिजलियां कड़क रही है कुछ डिस्टेंस के दूर पे, यानी कि वहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको दिखते नहीं है, कभी कभार काले बादल धीरे धीरे आ रहे होते हैं आपके ऊपर, तो कुछ डिस्टेंस पे उनको ये सब फील होता है। इवन दो इट लुक ब्यूटीफुल, यानी कि वो ब्यूटीफुल भी दिख रहा था साथ साथ।
दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमीडिएटली, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस घर जाएं। ऑन द वे बैक, यानी कि ऑन द वे वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप्स दे प्रीस्ट their bicycle bells and turned the handles to change direction, यानी कि जैसे ही वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत एक जो शीप है उनका झुंड उनके साइकिलों के सामने आ गया। तो उन्होंने जो अपनी घंटी है साइकिल की बजाना शुरू कर दिया और अपने हैंडल्स को दूसरे डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ द हिल, जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे स्लोप ऑफ द हिल में, they realized that their bicycles were moving down at a great speed even though they were not paddling, यानी कि जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे तो वो पैडलिंग भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक ग्रेट स्पीड पे वो नीचे जा रहे थे, ठीक है। सोनाली yelled, it thrilled, it seems something is pulling us downhill. What could it be, यानी कि it thrilled, यानी कि उन्होंने थ्रिल्ड किया और उनको लगा कि यार हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि पीछे से हमें कोई पुल कर रहा है डाउन टू द हिल के डाउन टू, क्या हो सकता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इनकी साइकिल्स के साथ जो हो रहा था, जब ये पहाड़ से नीचे जा रहे थे तो इनकी साइकिल्स में क्या हो रहा था, इनकी साइकिल पे फोर्स लग रहा था। अभी हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि फोर्स होते क्या है। तो सबसे पहला जो 5.1 हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे हमने छोटी सी कहानी देखी। जब सोनाली और जो रागिनी होती है वो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखना चाहते थे अपने विलेज का, ठीक है। तो वो लोग जाते हैं हिल्स के टॉप पर, एंजॉय करते हैं व्यू, लेकिन उनको ठंडक की आवाज़ आती है। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो उनको एक अल्टीमेट फोर्स लग रहा होता है उनकी साइकिल पे, जो कि उनको हिल से डाउन ला रहा होता है एक परफेक्ट स्पीड पे, एक किस पे एक ग्रेट स्पीड, गुड स्पीड जो होती है ना बिना पैडलिंग के, वो आ रहा था। तो अब यहाँ पे इनका क्वेश्चन आता है व्हाट कुड इट बी, यानी कि हो क्या सकता है। तो दिस इज़ अ फोर्स, सो ये क्या है, एक फोर्स है ये। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि फोर्स क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फोर्स एंड व्हाट कुड इट बी। सो यहाँ पर हम देखेंगे फोर्सेस के बारे में। सो यहाँ पर हमें दिखा रखी है एक्सरसाइज। आगे बिना एक्सरसाइज के आगे चलते हैं बिना टाइम पास के। व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडी ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, यानी कि फोर्स कर क्या सकता है जिस बॉडी पे जब उसको अप्लाइड किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपकी बॉडी पे कोई एक टाइप ऑफ फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स मान के चलो। अगर आपकी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो आप धरती पे जो खड़े हुए हो ना, आप वो खड़े नहीं रह पाओगे, आप आसमान में उड़ने लग जाओगे चिड़ियाओं की तरह, ठीक है। तो वही होता है जब एक फोर्स अप्लाइड किया जाता है एक बॉडी पे, किसी चीज़ पे, किसी जो चीज़ है उसके ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तब क्या होता है, और जब नहीं अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दे रखी है, तो हम ये देख लेते हैं डिफरेंट एक्शंस एंड देयर इफेक्ट, यानी कि हो क्या रहा है जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो एक्शन क्या है पहला वाला, योर फ्रेंड होल्डिंग पुल योर मूविंग बाईसाइकिल एंड फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट, यानी कि तुम साइकिल को चला रहे हो और तुम्हारी जो दोस्त है वो उसको पीछे से रोकने की कोशिश कर रही है। अक्सर ऐसा कभी कभार हो जाता है कि जो हमारे दोस्त हैं वो हमारी साइकिल को पीछे से रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो पुश कर रही है कि आपको, नहीं वो धक्का तो नहीं दे रही है आपको, वो आपको पुल कर रही है, खींच रही है, स्टॉप करने की कोशिश कर रही है, स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइक, मतलब वो बाईसाइकिल की स्पीड को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है, सिंपल, ठीक है। तो वो कर क्या रही है, वो अपने जो साइकिल है, उसकी जो दोस्त की साइकिल है उसको पुल कर रही है और जो बाईसाइकिल की जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर रही है, स्टॉप कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन जो है वो हिटिंग मूविंग बॉल विद द बैट, यानी कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल आ रही हो तो मस्त स्पीड से और आप छक्का मार देते हो, तो होता क्या है, तो वो आपने क्या उसको पुल किया अपनी तरफ खींचा,
नहीं, छक्का मारा है तो पुश किया है ना, एकदम से बॉल को धक्का मार दिया। बॉल तो अपना सीधा सीधा रास्ते पे चल रही थी, लेकिन आपने बैट उड़ाया और छक्का मार दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पुश हो गया। ठीक, तो ये जो एक्शन था यहाँ पे ये था पुश। उसके बाद में चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूव, सीधा सीधा वो जा रही थी, लेकिन जब आपने छक्का मारा तो उसकी जो डायरेक्शन हो गई वो चेंज हो गई। ठीक है, तो इसमें जो इफेक्ट था वो चेंजिंग द डायरेक्शन था। अब प्रेसिंग एंड इन्फ्लेटेड बॉल बैलून, यानी कि एक बैलून अच्छा खासा फूला हुआ है, लेकिन नहीं, हमें तो शांति नहीं मिलने की, हमने क्या किया, उसको पिन लिया और फोड़ दिया। तो हुआ क्या कि वो एक टाइप ऑफ पुश हुआ, चेंज द शेप ऑफ बैलून, यानी कि बैलून की जो शेप थी पहले अच्छी खासी गोल थी, अब छोटी सी हो गई होगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक चेंज शेप में चेंज आया। तो देखा हमने कि हमने फोर्सेस पुश पुल ऐसे टाइप के ही लगाए, लेकिन इसमें इफ़ेक्ट्स बहुत डिफरेंट आए। इसमें इफ़ेक्ट्स इतने डिफरेंट क्यों आए, क्योंकि हमने डिफरेंट तरीके से उस पर काम किया, डिफरेंट चीज़ें उनके इफ़ेक्ट के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करती है। अब होमवर्क ये है हमारा कि हमें फोर्थ वाला पार्ट जो है वो खुद करना है। तो आपको ये खुद अपनी जो एक्शन पुश और पुल और इसका जो इफ़ेक्ट है ये खुद यहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, ओके, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द दीज एग्जाम्पल्स, यानी कि इन एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड करते हैं। डज अ फोर्स कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, यानी कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने से रोक रहा है, मतलब स्टॉप कर रहा है। कैन इट चेंज स्पीड, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मोशन चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है ऑफ किसी ऑब्जेक्ट की। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करने पर चेंज हो रही है। जैसे कि हम ड्रॉवर को पुल करते हैं तो उसकी चेंज इन डायरेक्शन आती है, चेंज इन स्पीड आती है, चेंज इन मोशन आती है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज इन शेप तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अब जो नॉर्मल सा रबड़ है उसको जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका क्या होगा, चेंज इन शेप होगा, चेंज इन मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसी बॉल को आके रोक रहे हैं, किसी बॉल को आके हम यहाँ पे रोक रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, उसके मोशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो यहाँ पर किसी चीज़ को मूविंग होते हुए स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ें देखी हैं कि कैसे किसी चीज़ पे फोर्स लगाने के बाद उसकी जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे चेंज हो जाती हैं। इन एवरीडे लाइफ वी केम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर अ फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि हम हर दिन की रोज़ लाइफ में हम देखते रहते हैं बहुत सारी जो चीज़ें उन पे फोर्सेस लगता है, जैसे कि ओपनिंग अ ड्रॉवर, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, कि गेम फुटबॉल, अप्लाइंग ब्रेकर्स एंड मूविंग बाइसाइकिल, रोलिंग अ चपाती और टर्निंग अ सीडर हैंडिंग और ऑटो रिक्शा। तो हमने ये सारी एग्जांपल्स देख लिए कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं जिन पे फोर्सेस डेली लाइफ में लगते रहते हैं और हम इनको नोटिस भी नहीं करते हैं। व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कैन द एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स, एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स जो है उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमें कुछ एप्लीकेशंस दे रखे हैं, टोटल 5 है, तो इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, द फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट में मेक अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो पहले मूव कर रहा था और उसको फिर रेस्ट पोजीशन में कर दिया। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर वो मूव कर रहा था तो उसकी धीरे धीरे स्पीड चेंज कर सकते हैं हम। डायरेक्शन और मोशन चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, शेप में चेंजेस आ सकते हैं, और ये कॉज सम और कुछ और भी जो कॉजेज़ हैं वो हो सकते हैं हमारे। ठीक है, कुछ भी हम फोर्स किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं। Does this mean that whatever there is a change in speed or direction or change in a shape, a force is acting on the object? Yeah, yes. None of these take place without an action of force, यानी कि यहाँ पे बस ये पूछ रहा है कि, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे जो एक्शंस हैं डायरेक्शन स्पीड्स में, ये जो सारे एक्शन है शेप वगैरह में, तो ये सब क्या फोर्सेस जब एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे तब भी ये सारे एक्शन होते हैं। तो ये कहता है यस। सो ये अगर फोर्स इन चीज़ों पे अप्लाइड नहीं किया जाएगा
तो इनमें से कोई भी चीज़ ऐसे तरीके से एक्शन नहीं करेगी, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर हमने फोर्सेस की एक नॉर्मल सी चीज़ पढ़ ली है कि फोर्स होता क्या है। स्टेप फर्दर में हम देखेंगे कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अभी रेस्ट पे। नॉर्मली आपकी जो बुक है अभी एट रेस्ट पोजीशन पे है। डज इट मीन दैट no force is acting on an object? It means that force acting on an object are balancing one another. Do you learn a balance force in higher grades? अब यहाँ पर ये है, ये जो हमने स्टेप फर्दर अभी देखा, इसमें हमें ये बताया गया है कि क्या अगर कोई, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, अब ये यहाँ पर नॉर्मली एक रेस्ट पोजीशन में है। मान के चलो कि आपके पास एक बॉटल है एंड जस्ट वो अभी रखी हुई है, तो क्या अभी उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ये हमें गेस करना है, ठीक है, कि क्या इसके ऊपर अभी कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो क्वेश्चंस हैं अभी, ये जस्ट अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं और इनके आंसर्स भी मैं बता दूँ आपको कि हाँ, जब कोई भी चीज़ जो भी है वो रेस्ट पे रखी हुई है, नहीं भी रखी हुई है, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब वो फोर्सेस के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे कि कैसे टाइप के फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्टेबल हैं, नॉन कॉन्टैक्टेबल हैं, ठीक है, तो वो सब हम चीज़ें देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें दे रखा है SI यूनिट और फोर्स के बारे में बता रखा है, फोर्स की SI यूनिट और फोर्स के बारे में। तो हम चलते हैं, देखते हैं। आर फोर्सेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, या फोर्सेस एक चीज़ के बीच में इंटरेक्शन है, एक दो ऑब्जेक्ट्स या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो हम शायद से इसके बारे में ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। When you push a table, your hand is one object applying force on another object. The table, यानी कि जब आप किसी टेबल को पुश करते हो तो आप करते क्या हो, आप उस टेबल पर, जैसे कि ये टेबल है, तो आप जब इधर से पुश कर रहे हो तो इधर से टेबल पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, टेबल पे इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये जो टेबल है ये जनरली थोड़ी सी उधर खिसक जाएगी, ये आपने फोर्स दिया, जो ऑब्जेक्ट है वो उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। Here we say that your hand and the table are two objects interacting with each other. अब यहाँ पर हमने देखा कि जो टेबल है और जो हमारा हैंड है वो आपस में टच हुए। जैसे कि ये टेबल है, हमने यहाँ पर इसको पुश किया, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये आपस में टच हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे आपस में टच हुए, यानी कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। थिंक ऑफ ऑल द एक्शंस listed in table 5.1. How many objects are involved in each other of these actions? Do you notice that forces result only when two objects are interacting in some way or another? For these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. अब यहाँ पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे देखो कि जितने सारे एक्शंस हमें एक्सेस टेबल 5.1 पे चलते हैं। पहले तो हमारी टेबल 5.1 ये रही। अब यहाँ पर हमें नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से दे रखे हैं। योर फ्रेंड होल्डिंग, उसको पुल कर रही है, बाइसाइकिल को स्टॉप करने की कोशिश कर रही है। बैट एंड बॉल के बारे में जब हिट हो रहे हैं तो यहाँ पर ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब बाइसाइकिल को रोकने की कोशिश हो रही है तब इंटरैक्शन हो रहा है। और उसके बाद में किसी बैलून को पुश करके उसको फोड़ने की कोशिश हो रही है तब यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें देखी जो कि आपस में इंटरैक्ट हुई है, यानी कि कोई भी फोर्स जब आप किसी इंटरैक्शन के साथ लगा रहे हो तो उसको हम कॉन्टैक्टेबल फोर्स बोलते हैं। जस्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ,
इसी का नया नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच अदर ऑफ द एक्शंस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, हम एक साथ में 3-4 चीज़ों को भी फोर्स लगा सकते हैं, या फिर ऑब्वियस ही बात है हाँ तो ये हो सकता है। डू यू नोटिस दैट फोर्सेस रिजल्ट ओनली व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग। तो हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर नो भी होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करें तभी फोर्स लगे, 2 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी फोर्सेस इंटरैक्ट कर सकते हैं। When 2 objects interact in some way or another, for these examples, we can infer that at least 2 must objects interact for force come into play. हाँ, तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि at least 2 ऑब्जेक्ट्स तो इंटरैक्ट होने चाहिए किसी फोर्स को अप्लाई होने के लिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद में अब हम फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल on an object resulting from object interaction with another object. ओह बहुत ऑब्जेक्ट आ गया। देखते हैं, समझते हैं इसको। समझने की बात ये है कि जो फोर्स है ये एक पुश या एक पुल है किसी ऑब्जेक्ट के रिजल्ट करते हुए ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन के साथ किसी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे इतने ऑब्जेक्ट्स क्यों आए हैं? ऑब्जेक्ट के रिजल्टिंग, यानी कि देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये मान के चलो टेबल नहीं साइकिल है, थोड़ी साइकिल ना, हाँ ऐसे ऐसे करके साइकिल बना दी हमने, ठीक है। ये बन गई साइकिल हमारी, ठीक है। अब देखो टायर भी बना देते हैं अच्छे से, हाँ बन गई साइकिल, ये चल रही है आराम से अपना। अब जैसे कि हमने पहला एग्जांपल देखा था कि जो आपका दोस्त है वो इसको भागते भागते रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो ऑब्जेक्ट है, फोर्स एक पुश और पुल है, यानी कि अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये एक पुल हो गया। वहीं पर अगर हम किसी टेबल को सरका रहे होते, हम किसी टेबल को धक्का दे रहे होते, फोर्स उसके तरफ अप्लाई कर रहे होते, तो ये क्या हो जाता, पुश हो जाता। यहाँ पे क्या हुआ है, पुल हुआ है। तो फोर्स क्या है, एक पुश हो सकता है, एक पुल हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्ट करने के लिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स देखे हमने, तो जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो साइकिल है, जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट है इस वाले में वो है एक टेबल। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन, ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन, दोनों का इंटरैक्शन हो रहा है यहाँ पर एक सेकेंड दूसरा कलर लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पे ये देखो दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, ये इसको खींच रहा है तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब टच हो रही है ना बॉडी, इंटरेक्ट हो रही है बॉडी, ठीक है। तो दोनों का इंटरेक्शन के साथ अनदर ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के प्लस में जो ऑब्जेक्ट रिजल्ट करता है, किसी को पुश और पुल हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं। इतना समझ आ गया, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। तो अब जो SI यूनिट है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना फोर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। रिटन विद स्मॉल n, यानी कि इसको डिनोट किया जाता है एज अ स्मॉल n। तो यहाँ पर जब अगर कहीं भी आपको स्मॉल n एज किसी नंबर के पीछे दिखाई दे, यानी कि उसको हम डिनोट कर रहे हैं एज अ फोर्स, कि उसकी जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, और उसका जो सिंबल होता है वो n होता है, उसका जो सिंबल क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे फोर्स के बारे में समझ लिया, नॉर्मल डिस्कशन कर लिया फोर्स के बारे में, एक SI यूनिट जान ली, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और उसको डिनोट किया जाता है एज स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल लेटर n से डिनोट किया जाता है उसको। अब यहाँ पर स्टेप फर्दर देखेंगे हम। स्टेप फर्दर देखते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ओके। When you push the table with your hands, did you feel a force on your hand too? यानी कि जब आप किसी टेबल को यहाँ पर तो पिक्चर दी नहीं है, ठीक है, जैसे कि
आप किसी टेबल को पुश कर रहे हो, आप किसी टेबल को जब पुश कर रहे होते हो तो आपके हाथ में भी थोड़ा तो जोर आता ही है। हाँ, भले ही वो टेबल हल्की है या भारी है जो भी है, लेकिन आपके हाथ में भी थोड़ा सा फोर्स तो लगता ही है। द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर, यानी कि जब जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कर देते हो टेबल पे, आपको जहाँ तक मम्मी ने आपको बोला कि मेहमान आ रहे हैं, चलो फटाफट टेबल वेबल खिसकाओ, ये करो वो करो, तो आपने टेबल खिसकाया, जैसे कि टीवी के पास रखी थी टेबल, तो आपने मेन जगह पर ला के रख दी। तो यहाँ से लाने के जो क्या कहते हैं जो डिस्टेंस है, तब तक आपने खिसकाया, और जब मोमेंट आप रुके तो आपके हाथ से भी जो फोर्स था ना वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। Whenever two objects interact, each object experience of force from the other। तो ये एक टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइन है जहाँ पर हमें बताया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट को फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो आप अभी ट्राई करके देख सकते हो। अब कोई भी चीज़, अपना हाथ हिला रहे हो तो आपके हाथ में फोर्स लग रहा है, आपको हिलाने के लिए फोर्स चाहिए उसके लिए, ठीक है। आप किसी बॉटल को उठा के रख रहे हो तो उसमें फोर्स लग रहा है, उसको खिसका रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो उसमें फोर्स लगेगा। एज सून एज द इंटरेक्शन सीजेस द टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब वो इतना लंबा फोर्स तो नहीं होता कि वो लॉन्गर एक्सपीरियंस दे सके, ठीक है, फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें छोटी सी चीज़ जानने को मिली कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स डालते हैं तो हमें खुद भी फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, हमें खुद भी फोर्स का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक। नॉर्मल सी चीज़ थी। अब हम देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया था कॉन्टैक्टेबल फोर्सेस हैं। पुश और पुल में जब इंटरेक्शन हुआ तो हमने देखो यहाँ पे फोर्स के डेफिनेशन में देखा था पुश और पुल, ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन देखा था हमने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन में मतलब ये क्या, हाँ, फोर्स किस में आ गया, ये कौन से फोर्स में आ गया, ये कॉन्टैक्टेबल फोर्स में आ गया। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमें दे रखा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर भी जो पार्ट्स होते हैं वो लोग हम देखेंगे। तो कॉन्टैक्ट, मैं आपको एक टेबल बना देती हूँ, देखो, फोर्स है। फोर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। तो कॉन्टैक्ट में दो पार्ट्स होते हैं। कॉन्टैक्ट में कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं तो मस्कुलर फोर्स और एक फ्रिक्शन। उसमें वहीं पर जो नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स होते हैं उसमें होता है एक मैग्नेटिक, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ। और तीसरा वो हो गया हमारा, हाँ, तो तीसरा जो फोर्स हो गया वो हमारा ग्रेविटेशनल हो गया, ठीक है, एज यूजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतने सारे फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, देन मस्कुलर एंड फ्रिक्शन, देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देन मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन, ठीक। तो ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगी वीडियो, मतलब ये चैप्टर पूरा डिवाइड होगा अच्छे से, ठीक। तो सारे पार्ट्स देखना अच्छे से। तो ये पार्ट 1 ही है अभी तो, ठीक है। इन मेनी सिचुएशंस वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। यानी कि बहुत सारे सिचुएशंस में हमने देखा कि जो फोर्सेस हैं ऑब्जेक्ट में वो फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये नेसेसरी भी हो रहा है उन दोनों बॉडी के, ऑब्जेक्ट और बॉडी के बीच में। दिस कॉन्टैक्ट्स कैन बी डायरेक्ट सच एज यूजिंग योर हैंड्स और अदर बॉडी पार्ट्स, और इनडायरेक्ट सच एज यूजिंग अ स्टिक और रोप।
हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि और ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये एज डायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कि जैसे कि हम हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं किसी बॉडी पार्ट को छूने के लिए, या फिर किसी बॉडी पार्ट पे फोर्स लगाने के लिए, किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में और इनडायरेक्ट सच एज यूजिंग अ स्टिक और अ रोप, किसी स्टिक और रोप को यूज़ करना, ठीक है। ओके, forces of these types which act only with their physical contact between objects called contact force, यानी कि जो forces जो कि एक्ट करते हैं जब उनके अंदर फिजिकल कांटेक्ट लगता है, जब उनके अंदर फिजिकल कांटेक्ट लगता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कांटेक्ट। समझ आ गया, सिंपल है एकदम। जब किसी फोर्स के अंदर फिजिकल कांटेक्ट होता है तो उनको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और नाम में भी हमें समझ आ रहा है कि फिजिकल कांटेक्ट फोर्सेस हम किसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मस्कुलर फोर्स के बारे में हम समझेंगे पार्ट 2 में। तो आशा करती हूँ कि आपको इतना जितना मैंने अभी फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस और फोर्सेस के बारे में समझाया एक्टिविटी के साथ साथ, तो उतना आपको समझ आ गया होगा। मस्कुलर फोर्स से हम शुरू कर लेंगे पार्ट 2, और आई थिंक पार्ट 2 में हम मस्कुलर फोर्सेस, फ्रिक्शन एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, और हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 में मस्कुलर